ये आपके दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। शोध और विकास की प्राथमिकता, ये आप देखें चीन की चमत्कृत करने वाली प्रगति में उसकी दूरगामी सोच की अहम भूमिका रही है। और आप देखिए हम लोग रिसर्च पर कितना खर्च करते हैं, ये भी तो मायने रखता है। और आप देखिए कि हम और चाइना, यानी कि मैं भारत और चाइना की बात कर रहा हूं, साथ साथ लगभग आप देखते हैं कि आजाद हुए थे, स्वतंत्र हुए थे। और आज आप देखें कि चाइना हमसे आगे निकल गया है, कई मामले में हम लोग पीछे बने हुए हैं। आखिर वो कौन सी वजह है कि जिससे चाइना आगे बढ़ गया, हम लोग पीछे रह गए? उन पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो चीन ने शोध एवं विकास यानी कि R&D में काफी पहले से निवेश करना आरंभ कर दिया था और इससे कम लागत में प्रतिस्पर्धी उत्पाद तैयार करने की उसने जो क्षमता हासिल की, उससे वह वैश्विक विनिर्माण बाजार का सिरमौर बन गया। चीन ने सरकारी स्वामित्व वाले उपक्रमों की व्यवस्था से नवाचार केंद्रित आर्थिकी की ओर कदम बढ़ाने आरंभ किए और इसका परिणाम हुआवे, अलीबाबा और BRD जैसी दिग्गज कंपनियों के रूप में सामने आए। ऐसी कंपनियों की सूची अंतहीन दिखती है। चीन अपनी जीडीपी का 2.6% R&D पर खर्च करता है, जो दर्शाता है कि वह भविष्य की अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए कितना गंभीर है। भारत ने भी बीते एक दशक के दौरान इस मोर्चे पर काफी प्रगति की है, लेकिन निवेश एवं उत्पादन के लिहाज से वैश्विक प्रतिस्पर्धियों को तुलना में यह अभी भी अपर्याप्त है। भारत अपनी जीडीपी का केवल 0.64 से 0.7% तक R&D पर निवेश कर रहा है और चाइना कितना कर रहा है? 2.6% कर रहा है। चीन का जो ऊपर उल्लेख है ही, जबकि अमेरिका भी अपनी जीडीपी का 3.47% R&D पर खर्च करता है। और ये दोनों ही अर्थव्यवस्थाएं भारत की तुलना में बड़ी हैं, तो कुल राशि कितनी विशाल होगी इसका सही अनुमान लगाया जा सकता है। स्पष्ट है कि इस महत्वपूर्ण मद में सीमित निवेश भारत की संभावनाओं को प्रभावित कर रहा है। ये आप देखिए हमारा पड़ोसी चाइना है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी चाइना से। ये आप देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है, ये चाइना। यहां आप देखेंगे तो आपको अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट देखने को मिल जाएगा। तो सीमित निवेश के बावजूद प्रदर्शन को देखा जाए तो वैश्विक नवाचार परिदृश्य पर भारत ने अपनी छाप छोड़ी है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की 133 देशों की सूची में 2015 में 81वें स्थान पर रहने वाला भारत 2024 में 39वें पायदान पर पहुंच गया है। ऐसा नहीं कि हम लोग पिछड़े हुए, हम लोग कुछ सुधार भी कर रहे हैं, उसका प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन में यह उल्लेखनीय सुधार भारत की विस्तार लेते डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, अकादमिक जगत एवं उद्योग जगत के बीच बेहतर होते जुड़ाव और तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को दर्शाता है। हालांकि इस प्रगति में वित्तीय प्रतिबद्धताएं अपेक्षित रूप से मेल नहीं खा रही हैं। ऐसे में निजी क्षेत्र को निवेश बढ़ाना होगा और सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से R&D में अभी निजी निवेश करीब आप देखते हैं कि 36.4% के आसपास है, जबकि अमेरिका और चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में निजी क्षेत्र का यह योगदान 75 से आप देखिए 77% के दायरे में है। ऐसे में निजी क्षेत्र की सक्रिय सहभागिता के बिना औद्योगिक क्रांति के मामले में अनुकूल परिणाम प्राप्त होने संभव नहीं है। और आप देखिए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बीते दिनों चीन से तुलना करते हुए भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को सही आईना दिखाया। भारतीय इकोसिस्टम की रूख रवैये पर उनकी चिंता वाजिब है। भारत में भले ही 1.5 लाख से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप हों, लेकिन इनमें से अधिकांश ई-कॉमर्स, फूड डिलीवरी और गिग इकोनॉमी से जुड़े हैं। इसकी तुलना में चीन का जो डीप सेक, AI और हार्डवेयर इनोवेशन और देसी टेक दिग्गजों के निर्माण पर है। इसमें भारत के अपेक्षाकृत रूप से पिछड़ने का संबंध केवल आकांक्षाओं से ना होकर ढांचागत रूप से जुड़ा है। उद्योग जगत को अपेक्षाओं के अनुरूप कर्मियों का न मिलना, शोध एवं विकास के लिए संसाधनों का अभाव और सीमित पेटेंट पूंजी से जोखिम लेने की वह क्षमता नहीं उत्पन्न हो पाती जो वास्तविक इनोवेशन और दीर्घकालिक निवेश के लिए जरूरी है। ऐसे में क्या हम आइसक्रीम और चिप्स ही बनाते रहेंगे? बाली गोयल की टिप्पणी भले ही कुछ तीखी लगे, लेकिन आप देखेंगे लेकिन इसका गहरा मर्म छिपा हुआ है। स्थितियां बदलने के लिए हमें अपनी प्राथमिकताएं तय कर उन्हें मूर्त रूप देना होगा। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र द्वारा R&D में निवेश बढ़ाना इसकी पहली सीढ़ी होगी और हमें सुनिश्चित करना होगा कि R&D में निवेश दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि को गति देने वाला हो, नवाचार बढ़ाए, नए उद्योगों के उद्भव का आधार बने, उत्पादकता बढ़ाए,
और उच्च स्तरीय रोजगार का सृजन करें। भारत जैसी आर्थिकी में यह ऊंची वृद्धि के लिए उत्प्रेरक हो सकता है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सुधार के लिए भी R&D में निवेश आवश्यक है। तकनीकी नवाचार के आधार पर भारतीय कंपनियां ऊंचे मुनाफे वाले अंतर्राष्ट्रीय बाजार के फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, हरित ऊर्जा और AI जैसे क्षेत्रों में अपनी फैट बढ़ा सकती हैं। एक मजबूत R&D ढांचे के अभाव में भारत विदेशी तकनीकों पर निर्भर होकर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में पिछड़ जाएगा। हेल्थ केयर से लेकर आप देखिए जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा से लेकर स्वच्छ ऊर्जा जैसी चुनौतियों के समाधान में भी R&D निवेश की उपयोगिता किसी से छिपे नहीं है। और इसमें जहां सरकारी निवेश सार्वजनिक प्रणाली और राष्ट्रीय मिशनों में उपयोगी होगा तो निजी क्षेत्र का निवेश किफायती और दायरा बढ़ाने वाले नवाचारों में लाभकारी होगा। R&D में निवेश बढ़ाकर भारत न केवल घरेलू समस्याओं का समाधान कर सकता है बल्कि वैश्विक मुद्दों को सुलझाने का माध्यम भी बन सकेगा। और इससे विदेशी निवेश को भी लुभाने में मदद मिलेगी और तकनीकी संप्रभुता में भी इसका महत्व है। याद रहे कि रक्षा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा जैसे क्षेत्रों में स्वदेशी तकनीकी विकास से ही आत्मनिर्भर भारत जैसी अभियान को सफलता मिल सकती है। घरेलू R&D क्षमताओं का विकास आयात पर निर्भरता घटाने के साथ ही आर्थिकी को बाहरी झटकों से बचाने में ढाल का काम करता है। एक ऐसे दौर में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वार का बिगुल बजा दिया तो एक बार की यह आपदा भारत के लिए नए अवसर लेकर आई है। भारत के प्रमुख प्रतिस्पर्धी देशों पर जहां ट्रंप ने जानदार आयात शुल्क लगाया तो उसकी तुलना में भारत को कुछ रियायत दी है। और ऐसे में भारत अपनी क्षमताओं को बढ़ाकर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकता है। तो उसकी कुछ कुंजी शोध एवं विकास में निवेश बढ़ाने में ही निहित है। भारत के लिए यह निवेश बढ़ाना अब यह कोई विकल्प नहीं, अनिवार्यता बन गई है। लेखक लोक नीति विश्लेषक है, इनका नाम है आदित्य सिन्हा। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। चलिए आप लोग बताइए, आप क्या सोचते हैं। आपदा का रूप धारण करती लू। इस बार अप्रैल की शुरुआत में ही गर्मी ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। कई राज्य सरकारों ने लू को लेकर चेतावनी जारी की है, लेकिन उसमें लू लगने के बाद इलाज के लिए अस्पताल में व्यवस्था आदि पर ज्यादा जोर है। और लू से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी कर इससे निपटने के लिए कार्य योजना बनाने को कहा है। और हालांकि इस तरह की योजनाएं हर साल बनती है, इसके बावजूद लोगों की मौत हो जाती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक स्थायी समिति ने सुझाव दिया कि नई उभरती आपदाओं में लू को भी शामिल किया जाए। समिति का कहना है कि देश में वर्ष 2013 के बाद 10 वर्षों में 10,635 लोग लू से मारे गए। अब इसका असर व्यापक होता जा रहा है। और 2020 से आप देखिए 2022 के बीच देश में हीट स्ट्रोक के कारण होने वाली मौतों की संख्या 530 से 730 हो गई है। और आप देखिए लू केवल इंसान को शारीरिक संकट ही नहीं देता बल्कि यह निम्न वर्ग, खुले में काम करने वाले जैसे यातायात, पुलिस, गिग वर्कर, रेहड़ी रिक्शा चलाने वालों के साथ साथ किसानों और मजदूरों पर भी सामाजिक आर्थिक रूप से विपरीत प्रभाव डालती है। लू आमतौर पर रुकी हुई हवा की वजह से होती है। उच्च दबाव प्रणाली हवा को नीचे की ओर ले जाती है और यह नीचे बहती हुई हवा एक टोपी की तरह काम करती है। यह गर्म हवा को एक जगह पर जमा कर लेती है। हवा के चलते बिना बारिश नहीं हो सकती है। शहरों में बढ़ रहे कंक्रीट के जंगल भी इन गर्म हवाओं की घातकता को बढ़ा रहे हैं। गर्म हवा को और गर्म होने से रोकने के लिए कोई उपाय नहीं होता। और मानव शरीर का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जब बाहर का तापमान 40 से अधिक हो और हवा में बिल्कुल नमी नहीं हो तो यह घातक लू में बदल जाती है। 5 साल पहले केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने की जलवायु परिवर्तन मूल्यांकन रिपोर्ट में आगाह किया गया था कि सन 2100 के अंत तक भारत में गर्मियों अप्रैल जून में चलने वाली लू या फिर गर्म हवाएं 3 से 4 गुना अधिक हो सकती हैं। इनकी औसत अवधि भी दुगनी होने का अनुमान है। वैसे तो लू का असर पूरे देश में ही बढ़ेगा, मगर घनी आबादी वाले गंगा नदी बेसिन के इलाकों में इसकी मार ज्यादा तीखी होगी। और इससे में चेताया गया है कि बीते 6 दशकों के दौरान बढ़ती गर्मी और मानसून में कम बरसात के चलते देश में सूखाग्रस्त इलाकों में इजाफा हो रहा है। यह चिंताजनक है कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में प्रति दशक 1.3% की वृद्धि हो रही है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से तैयार जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट 2022 का कहना है कि 2021 में भीषण गर्मी के चलते भारत में सेवा, विनिर्माण, खेती और निर्माण क्षेत्र में लगभग 13 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। गर्मी बढ़ने के चलते आप देखिए 167 अरब घंटे संभावित श्रम का योगदान हुआ, जो 1999 के मुकाबले 39% अधिक है। और इस रिपोर्ट के अनुसार तापमान में 1.5% का इजाफा होने पर बाढ़ से हर साल होने वाला नुकसान 49% बढ़ सकता है। वहीं चक्रवात से होने वाली तबाही में भी इजाफा होगा। इसी क्रम में लेसेंट काउंट डाउन की रिपोर्ट कहती है कि भारत में वर्ष 2000 से 2004 और 2017 से 2021 के
बीच भीषण गर्मी से होने वाली मौतों की संख्या आप देखिए 55% बढ़ी। गत वर्ष संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने भारत में 1 लाख लोगों के बीच सर्वे कर बताया कि गर्मी लू के कारण गरीब परिवारों को अमीरों की तुलना में आप देखिए 5% अधिक आर्थिक नुकसान होता है। और आर्थिक आप देखते हैं क्या, आर्थिक रूप से आप देखेंगे रूप से संपन्न लोग बढ़ते तापमान के अनुरूप अपने कार्य को ढाल लेते हैं, और जबकि गरीब ऐसा नहीं कर पाते हैं। क्या गरीब ऐसा नहीं कर पाते? देखिए संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहा हूं। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। ये भी आप लोग याद रखा करिएगा, ठीक है। और आप देखिए इसके बावजूद आखिर अभी तक हम लू से बचने की कोई माकूल कार्य योजना क्यों नहीं बना पाए। अहमदाबाद नगर निगम अपने सभी बाग बगीचे दिन में 1 से 5 बजे तक रेहड़ी पटरी और अन्य खुले में काम करने वालों के लिए खोल देते हैं, और इससे खुले में काम करने वालों को लू के चरम प्रभाव वाली समय में पेड़ों की छांव में रहने का अवसर मिल जाता है। हाल ही में मुंबई में भी सड़क पर व्यवसाय करने वालों ने ऐसे ही पार्क को खोलने की मांग की थी। यह एक छोटा सा प्रयोग है जिसमें बगैर किसी अतिरिक्त खर्च के मौजूदा संरचना में ही लू की मार से बचने में मदद मिलती है। उड़ीसा के कुछ शहरों में ट्रैफिक रेड लाइट पर हरा पारदर्शी शेड लगाया गया, और जिसमें 2 पहिया चालकों को कुछ राहत मिलती है। और इसके अलावा सार्वजनिक प्याऊ अधिक से अधिक खोलना भी लू को कहीं बड़ी टक्कर दे सकता है। यह तय है कि जिस तरह मौसम का मिजाज बदल रहा है, इससे मौसम का अनियमित और चरम स्वरूप जैसे तापमान में वृद्धि को झेलना ही है। यदि लू के प्रकोप से बचना है तो कस्बा ग्राम स्तर पर परिवेश को पर्यावरण अनुकूल बनाने के प्रयास करने होंगे, क्योंकि बढ़ते तापमान से स्वास्थ्य प्रणाली पर हानिकारक असर हो रहा है। सरकारी या फिर निजी क्षेत्र में काम के समय को सुबह 10 बजे तक और फिर शाम के 5 बजे से करने की योजना बनानी होगी। मेहनत कश और खुले में काम करने के लिए मजबूर लोगों के लिए शेड, पंखे आदि की व्यवस्था के साथ साथ बेहतर स्वास्थ्य और आप देखते हैं कि सेवा की योजना भी जरूरी है। देश में हरियाली बढ़ानी होगी और जल स्रोतों का संरक्षण करना होगा। लेखक पर्यावरण मामलों के जानकार हैं, इनका नाम है आप देखिए पंकज चतुर्वेदी। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। ये स्वास्थ्य अस्वस्थ अवस्था में कार्य भली भांति संपन्न नहीं होते, ना ही आप भ्रमण, खानपान और मेलजोल जैसे सांसारिक सुखों का आनंद ले सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति चूक जीवन को नारकीय बना देती है, और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहने की कामना सजोता है और प्रयास करता है। दिन कार्यकलापों से इतर भगवत प्राप्ति के मार्ग में दुर्लभ शरीर की देखरेख उपेक्षित न रहे, और धर्म के मार्ग पर प्रशस्त रहने में शरीर का स्थान सर्वप्रथम है। इसलिए इसकी समुचित सुरक्षा आवश्यक है, और जिन अस्मिताओं के प्रति आप में कृतज्ञता समादर का भाव है, उनके में आपके शरीर का भी अधिकार है। शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे, और क्योंकि आपका शरीर वह परिक्षेत्र है जहां आपको जीवन पर्यंत रहना है। और स्वस्थ रहना तन मन से व्याधि रहित रहने तक सीमित नहीं है। भावनात्मक और आध्यात्मिक विपन्नता समग्र स्वास्थ्य की बड़ी बाधा है। मन का वास तन में है, और तथापि तन मन दोनों की स्वरूप, कार्य पद्धति और अंतिम परिणति में अंतर है। तन तत्कालिक सुख तलाशता है, मन विचारों भावों के माध्यम से परम शक्ति से तादात्म्य बनाने में सक्षम है। कालांतर में तन पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा तो आत्मा प्रतिरूपी मन को परमात्मा में समाना है। मन का स्थान उच्चतर है, क्योंकि तन इसके निर्देश की अनुपालना करता है। स्वास्थ्य सहित हमारा अधिकांश आप देखते हैं कि समस्याएं तन मन के कुचालन और असंतुलन से संबद्ध है। तन को अधिकाधिक सक्रिय और मन को एकाग्र रखना चाहिए। अधिसंख्यों की जीवन शैली इसके विपरीत है। हम अधिकाधिक पाने की चेष्टा करते हैं। सुख की कामना, दया, परहित, सहचर भाव जैसे सद्गुणों का अभाव तेजी से बढ़ रहे हैं। मानसिक विकारों का मूल है। व्याग्यता, आपाधापी और आक्रामकता के मामले बढ़ रहे हैं। संयत रहना चुनौती बन गई है। तन को उचित देखरेख आवश्यक हो गई है। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉलम लिखा जाता है, देख रहे हैं आप लोग। ये क्षेत्रीय संकीर्णता की राजनीति। श्रीलंका की यात्रा से लौटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से रामनवमी के अवसर पर रामेश्वरम द्वीप को तमिलनाडु की मुख्य भूमि से और रेलवे नेटवर्क से जोड़ने वाले पंबन पुल का उद्घाटन राज्य के साथ ही देश को मिलने वाली एक सौगात है। अपनी तरह के इस अनोखे समुद्री पुल का निर्माण तमिलनाडु के लिए बड़ी उपलब्धि और गर्व का विषय है। यह देखना सुखद रहा कि इस अवसर पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करना आवश्यक नहीं समझा। ये दुखद रहा है, सुखद कहां रहा है। यह ठीक है कि राज्य सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर उनके एक मंत्री उपस्थित थे, लेकिन कोई भी समझ सकता है कि उन्होंने संकीर्ण राजनीतिक कारणों से ही इस कार्यक्रम से दूरी बनाई, और यह और कुछ नहीं, सामान्य राजनीतिक शिष्टाचार का उल्लंघन ही है। ये आप देखिए तमिलनाडु है, चेन्नई इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है, और ये हमारा पड़ोसी श्रीलंका है। पाक जलमरू मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच देखने को मिलेगी आपको।
स्टालिन ने केवल प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में अनुपस्थित रहना आप देखते हैं कि ही उचित नहीं समझा, बल्कि उन्होंने इस मौके पर परिसीमन का अपना पुराना राग भी फिर से छिड़ा। उन्होंने परिसीमन का मामला उठाकर फिर से यही सिद्ध किया कि वह केंद्र सरकार से एक ऐसे विषय पर तकरार करने के लिए उतावले हैं जिसका फिलहाल कोई उचित नहीं बनता। परिसीमन की नौबत तो तब आएगी जब जनगणना होगी। स्टालिन परिसीमन की तरह से भाषा का मुद्दा भी उठाने में लगे हुए। यह तो बिल्कुल व्यर्थ का मुद्दा है, क्योंकि वह नई शिक्षा नीति की जिस त्रिभाषा फॉर्मूले का उल्लेख कर यह शोर मचा रहे हैं कि हिंदी थोपी जा रही, उसमें तो हिंदी का कहीं कोई उल्लेख भी नहीं है। स्टालिन जिस तरह से परिसीमन भाषा और हिंद केंद्र की ओर से तमिलनाडु की कथित अनदेखी का मुद्दा उठा रहे हैं, और इससे यदि कुछ स्पष्ट है तो यही है कि वह अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर क्षेत्रवाद की संकीर्ण राजनीति करने में जुट गए हैं। और देश के अधिकांश क्षेत्रीय दलों की यही समस्या है कि वे राजनीति और चुनावी लाभ के लिए क्षेत्रवाद को जानबूझकर हवाला देते रहते हैं। ऐसा करके ही यह फिक्र करते हैं कि उनमें राष्ट्रीय दृष्टि का अभाव है। राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर क्षेत्रीय संकीर्णता की राजनीति करने वाले स्वयं के साथ अपने राज्य को भी राष्ट्र की मुख्यधारा से दूर बढ़ाते हैं। यह अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्टालिन को की दुष्प्रचार की राजनीति की पोल खोलते हुए न केवल यह कहा कि आखिर वह उनकी सहयोगी अपने हस्ताक्षर तमिल भाषा में क्यों नहीं करते, बल्कि यह भी पूछा कि वह अपने राज्य के छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई तमिल भाषा में करने की सुविधाएं क्यों नहीं दे रहे। वह यह विचित्र है कि प्रधानमंत्री तो राष्ट्र की प्रगति में तमिलनाडु की भूमिका का उल्लेख करने में लगे, स्टालिन क्षेत्रवाद की राजनीति को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। देखिए, परिसीमन होगा, आप देखेंगे जनगणना के बाद तो सीटें बढ़ेंगी, और आप सभी जानते हैं कि परिसीमन किस हिसाब से होता है, जनसंख्या के हिसाब से। तो जहां जितनी आप देखते हैं जनसंख्या होगी वहां उतनी सीटों का इजाफा होगा। अब तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश हो, इन्होंने क्या किया कि जनसंख्या पर नियंत्रण पाया है, और कहा जा रहा है कि अगर जनसंख्या के आधार पर, नई जनसंख्या जनगणना के आधार पर सीटें बढ़ती हैं तो उत्तर प्रदेश बिहार में सबसे ज्यादा सीटें बढ़ेंगी, और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ये हैं जो आपके आंध्र प्रदेश है, इनमें ना के बराबर बढ़ेंगी। इसीलिए आप देखें कि दक्षिण भारत के राज्य विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अधिक से अधिक बच्चे पैदा करिए। और देखिए, जनगणना की बात करें तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय से शुरुआत हुई थी। 1881 में नियमित व्यवस्थित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय में शुरुआत हो गई थी इसकी। और देखिए, अगर विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अच्छा प्रयास। झारखंड में उच्च शिक्षा के विकास के लिए जिलों में नई डिग्री कॉलेजों की स्थापना का राज्य सरकार का निर्णय सही है, क्योंकि झारखंड उच्च शिक्षा के मामले में विभिन्न राज्यों में लगभग निचले पायदान पर खड़ा है। झारखंड में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात महज 18.6 है, तथा यहां 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग की 1 लाख आबादी पर महज 8 कॉलेज उपलब्ध हैं। पूरे देश में इतनी आबादी पर 30 कॉलेज उपलब्ध हैं। कॉलेजों की उपलब्धता कम होने से वर्तमान कॉलेजों में छात्रों की भीड़ मानक से अधिक होती है। वहीं इसका असर शिक्षा की गुणवत्ता पर भी पड़ता है। नए डिग्री कॉलेजों की स्थापना से इसमें जरूर सुधार होगा। कॉलेजों की स्थापना से पहले आवश्यकता का सही आकलन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि किसी जगह कॉलेज की स्थापना हो जाए, वहां नामांकन के लिए पर्याप्त छात्र संख्या में छात्र ही ना मिले। दूसरी तरफ जहां छात्र की भीड़ अधिक है वहां की आबादी इससे वंचित रह जाए। साथ ही कॉलेज खोलने के नाम पर सिर्फ भवन बना देने से काम नहीं चलेगा। अच्छा तो यह रहेगा कि भवन निर्माण से लेकर शिक्षकों की नियुक्ति एवं अन्य प्रक्रियाएं भी समानांतर चले। उम्मीद करनी चाहिए कि विभाग इन सभी बातों को ध्यान में रखकर उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को आगे ले जाने की दिशा में आगे बढ़ेगा। शिक्षा ही किसी समाज के विकास की बुनियाद रखती है, इसलिए हमें इसकी गुणवत्ता बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। और एक और आपको बात बता दूं, दुनिया में कई देश हैं, विकसित देशों की बात कर रहा हूं मैं, जहां शिक्षा बिल्कुल फ्री रखी गई, गुणवत्तापूर्ण अच्छी शिक्षा, अच्छी क्वालिटी वाली शिक्षा फ्री रखी गई है। आप जितना पढ़ चाहें, जिस तरह की आप शिक्षा लेना चाहें ले सकते हैं। झारखंड देखिए, रांची इसकी राजधानी है, और बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से सीमा लगती है। 15 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था, किससे? बिहार से अलग करके। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें, 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। संतोष गंगवार यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपको देखने को मिल जाएंगे। स्वास्थ्य सुविधाओं तक हो सबकी पहुंच। तो पिछली 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस का आयोजन विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता है। मैं WHO की बात कर रहा हूं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। और आप देखिए, वर्ष 2025 की थीम रखी गई स्वस्थ शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य। स्वास्थ्य को जीवन के मूल आधार के रूप में
आधार के रूप में प्रस्तुत करती है। यह संदेश विशेष रूप से आप देखिए भारत जैसी विविधतापूर्ण और जनसंख्या बहुल देश के लिए अत्यंत प्रासंगिक है, जहां स्वास्थ्य क्षेत्र में अवसरों के साथ साथ गहन असमानता और चुनौतियां भी विद्यमान है। भारत ने स्वास्थ्य सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार HS5 के अनुसार शिशु मृत्यु दर वर्ष 2015-16 में 41 थी। प्रति 1000 जीवित जन्म से घटकर 2020-21 में 35 तक आ गई है। मातृ मृत्यु अनुपात भी घटकर 97 प्रति 1 लाख जीवित जन्म हो गया है। ये सकारात्मक संकेत हैं, किंतु ग्रामीण भारत में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता और शहरी क्षेत्र में अत्यधिक भीड़ स्वास्थ्य व्यवस्था की असमानता को उजागर करती है। कुपोषण भारत की पुरानी समस्या है। यूनिसेफ और NFHS5 के आंकड़ों के अनुसार देश में 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 35.5% बच्चे अविकसित हैं और 32.1% बच्चे कम वजनी हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये आंकड़े भी आप लोग बता दिया करिएगा कहीं आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं। अगर हम लोग यूनिसेफ की बात करें तो इसके बारे में जरूर आपको याद रखना चाहिए। एक यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है ना, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड की बात कर रहा हूँ। 16 दिसंबर 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। यह न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक विकास को भी बाधित करता है, जिससे भविष्य की मानव पूंजी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त मधुमेह और हृदय रोग जैसी जीवनशैली जनित बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में 10 करोड़ से अधिक लोग मधुमेह से पीड़ित हैं, जो वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक। स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकारी निवेश भी अपेक्षाकृत कम है। और वर्ष आप देखिए 2023-24 के केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य पर सकल घरेलू उत्पाद का केवल 2.1% खर्च किया गया। वहीं अगर हम लोग अमेरिका से तुलना करें तो अमेरिका में 16.9%, जर्मनी में 11.7%, ब्राजील में 9.2% जैसे देश कहीं अधिक व्यय करते हैं। WHO के अनुसार देशों को 5% GDP का स्वास्थ्य पर खर्च करना चाहिए। WHO भी कह रहा है कि भैया 5% तो खर्च करिए, लेकिन फिर भी भारत कितना 2.1% खर्च कर रहा है इस पर। हालांकि आयुष्मान भारत योजना और पोषण अभियान जैसे प्रयास सराहनीय हैं, किंतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की कमी, प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों के अभाव और डिजिटल साक्षरता की चुनौती इनके प्रभाव को सीमित करती है। स्वास्थ्य व्यय का 60% से अधिक भार अब भी आम नागरिकों को स्वयं उठाना पड़ता है, जिससे गरीब परिवार आर्थिक संकट में आ जाते हैं। इसलिए स्वस्थ शुरुआत की अवधारणा केवल शिशु या मातृ स्वास्थ्य तक नहीं होनी चाहिए, बल्कि आप देखिए समग्र स्वास्थ्य नीति, समुचित बजट, सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयासों में निहित होना चाहिए। और देखिए जो आयुष्मान योजना है एक तरह से अच्छी है। आप देखें बहुत सारे लोगों को इसका फायदा भी मिल रहा है और मैं कहता हूं इसमें कोई खराबी भी नहीं, बहुत अच्छी योजना है। आप देखेंगे और तो इन तरह की जो सरकार की योजनाएं रहती इनका भी उल्लेख कर दिया करिएगा। आप लोग समझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है और सरकार की पहलों के रूप में आप लोग लिख रहे हैं तो ये सब बता सकते हैं आप लोग। आयुष्मान भारत योजना की बात कर रहे हैं, 5 लाख रुपए तक का आप दिखते हैं स्वास्थ्य कवरेज मिल जाता है। 23 सितंबर 2018 में इसे लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है। ये आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं। इसकी PDF आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये अमेरिकी टैरिफ वृद्धि, आर्थिक गति कायम रखने में सक्षम है भारत। ये अमेरिका ने अभी टैरिफ लगाया ना, उसी को लेकर खूब बातें हो रही हैं। आज भारत व्यापारिक मामले में एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। अमेरिकी टैरिफ के रूप में उठा एक तूफान किस तरह भारत की आर्थिक गति को दुष्प्रभावित कर सकता है, इसे हम समय रहते समझना होगा और उससे बचाव के उपाय अभी से शुरू करने होंगे। वस्तुतः भारत का सकारात्मक व्यापार संतुलन एक स्वागत योग्य संकेतक होते हुए भी इसकी आर्थिक ताकत के सापेक्ष कमतर प्रदर्शन करता है। इस दिलचस्प विसंगति के लिए कई परस्पर जुड़े हुए कारक भी जिम्मेदार हैं और जिनके बारे में हमें जानना होगा। और सबसे पहले भारत की व्यापारिक निर्यात टोकरी सराहनीय प्रयासों के बावजूद एक हद तक अपनी सीमा रेखा बनाए रखती है। पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न और आभूषण तथा इंजीनियरिंग सामान सामूहिक रूप से आउटबाउंड शिपमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं, जिससे भारत वैश्विक कमोडिटी कीमतों की अस्थिर धाराओं और इन विशिष्ट क्षेत्रों में मांग में बदलाव के प्रति संवेदनशील हो जाता है। जबकि सेवा निर्यात, विशेष रूप से IT आउटसोर्सिंग में भारत की क्षमता एक महत्वपूर्ण बफर प्रदान करती है और समग्र व्यापार संतुलन को मजबूत करती है। यहां आउटबाउंड शिपमेंट का अर्थ उन वस्तुओं के निर्यात किए जाने से है जो वर्तमान में वेयर हाउस में रखे हुए हैं। दूसरा, आवश्यक वस्तुओं पर भारत की आयात निर्भरता संभावित व्यापार लाभ पर महत्वपूर्ण रूप से असर डालती है। आयातित
कच्चे तेल पर निर्भरता, इलेक्ट्रॉनिक्स की बढ़ती मांग, दोनों ही आयात में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा का महत्वपूर्ण बहिर्वाह होता है। घरेलू उत्पादन में रणनीतिक निवेश, नवीकरणीय ऊर्जा विकल्पों के विकास और स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के माध्यम से इस निर्भरता को कम करना व्यापार संतुलन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। टैरिफ उत्प्रेरक, वर्तमान व्यापार गतिशीलता द्वारा प्रस्तुत सबसे गहरा और स्थायी अवसर भारतीय निर्यातकों की उत्पादकता को बढ़ाने की अनिवार्यता में निहित है। निर्यातक उत्पादकता में यह ठहराव एक बहुआयामी मुद्दा है जो पुराने बुनियादी ढांचे की खामियों और निरंतर होने वाली नियामक बाधाओं से उपजा है, और इससे लेन देन की लागत बढ़ती है और ये आप देखते हैं कि देरी का कारण बनते हैं। भारत के निर्यात परिदृश्य में अक्सर कुछ बड़े पैमाने के निर्यातकों, बहुत सारी सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के बीच एक स्पष्ट विभाजन होता है। कई क्षेत्रों में आप देखिए मध्यम आकार की कंपनियों की एक मजबूत परत का अभाव है जो महत्वपूर्ण मध्यस्थों और आपूर्तिकर्ताओं के रूप में कार्य करने में सक्षम है, जिससे बड़े निर्यात घरानों की समग्र उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। और देखिए अगर हम बात करें निर्यात की, तो आप कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं। रणनीतिक बदलाव, इसलिए भारतीय निर्यातकों को अपनी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए बुनियादी रणनीति में छोटे और मध्यम उद्यमियों के विकास को सक्रिय रूप से पोषित करना शामिल किया जाना चाहिए, और जिससे उनके बीच की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाते हुए उन्हें सशक्त बनाया जा सके। इसके लिए आप देखिए एक लक्षित और समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो सीधे एमएसएमई द्वारा सामना की जाने वाली विशिष्ट स्केलिंग चुनौतियों को संबोधित करता है। यह अपेक्षाकृत एक अनुकूल वातावरण विकसित करके मध्यम आकार के उद्यमों के विकास को सक्रिय रूप से सशक्त बनाता है और पूरे व्यवसायिक परिदृश्य में सहजता से स्केलिंग की सुविधा प्रदान करता है। इससे भारत प्रभावी रूप से अपने प्रमुख निर्यातकों की उत्पादकता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को तेजी से बढ़ा सकता है और एवं अपनी अव्यक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्षमता को हासिल करने की दिशा में तेजी से अग्रसर हो सकता है। इसलिए श्रम और भूमि कानूनों में सुधार, नवीन वित्त पोषण तंत्रों के माध्यम से एमएसएमई के लिए पूंजी की लागत को कम करने के साथ ही मजबूत आप देखते हैं कि व्यवसायिक विकास, नवाचार और विस्तार के लिए अनुकूल अधिक पारदर्शी और सहायक आर्थिक वातावरण स्थापित करने के लिए एक ठोस प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। वैसे यह भी सही है कि निर्यातक उत्पादकता में वर्तमान में ठहराव हो गया है। हालांकि यह केवल एक तकनीकी चुनौती नहीं है बल्कि गहरे संरचनात्मक मुद्दों का लक्षण है जो व्यापक और निर्णायक कार्रवाई की मांग करते हैं। हालांकि घरेलू मांग में निरंतर वृद्धि और आर्थिक सुधार की क्रमिक गति ने इस दिशा में कुछ हद तक राहत प्रदान की है, लेकिन टैरिफ का लागू होना एक शक्तिशाली और समय पर चेतावनी के रूप में कार्य करता है जो हमारी मौजूदा आर्थिक रणनीतियों और व्यापार नीतियों का मौलिक पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर करता है। लिहाजा समयानुकूल रणनीति अपनाए जाने पर भी इसका समाधान संभव है। नए रास्ते बनाने का साहस, टैरिफ लगाना भारत के लिए अमेरिका और यूएई से परे अपने निर्यात गंतव्यों में सक्रिय रूप से विविधता लाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित करता है। अब यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं सहित वैकल्पिक उभरते बाजारों के साथ व्यापार संबंधों को आक्रामक रूप से आगे बढ़ाना और गहरा करने का उपयुक्त समय है और जिससे व्यापक एफटीए में तेजी आए। और इन परिस्थितियों को देखते हुए दक्षिण एशिया में हमें पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक और व्यापार संबंधों को मजबूत करना होगा। और जिस दिशा में बीते कुछ वर्षों के दौरान आप देखते हैं आप देखेंगे कि गति धीमी रही। वर्तमान टैरिफ संकट इन संरक्षणवादी उपायों को रणनीतिक और धीरे धीरे समाप्त करने का एक सही समय पर अवसर प्रदान करता है। प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहनों के साथ साथ क्रमिक टैरिफ कटौती के लिए रोडमैप को लागू करने से नवाचार को बढ़ावा मिल सकता है और समग्र प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि हो सकती है, जैसा कि टैरिफ कटौती के बाद ऑटो पार्ट्स क्षेत्र की सफलता से प्रदर्शित होता है। लिहाजा इस तरह के प्रोत्साहन को आगे लागू करना होगा। आगे की ठोस राय, इस निर्णायक क्षण को प्रभावी रूप से बढ़ाने के लिए भारत को एक निर्णायक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अमेरिका के साथ रणनीतिक रूप से बातचीत के माध्यम से टैरिफ राहत के बदले में बढ़ती ऊर्जा आयात और रक्षा खरीद की पेशकश करने पर विचार करना चाहिए। हमें अपने घरेलू क्षमता को बढ़ाना होगा, एसएमई के लिए लक्षित सब्सिडी लागू करना और श्रम प्रधान क्षेत्रों में पीएलआई योजना का विस्तार करना और हरित विनिर्माण को प्रोत्साहन समेत संरक्षणवाद में चरणबद्ध कमी को लागू करना होगा। हालांकि कभी कभी ऐसा लगता है कि देश धीरे धीरे प्रगति कर रहा है, लेकिन इतिहास दृढ़ता से बताता है कि जब भारत वास्तव में किसी चुनौती के प्रति सजग हो जाता है और अपनी सामूहिक क्षमता और गतिशीलता का उपयोग करता है तो वह सशक्त होकर उभरता है और न केवल अपने भाग्य और बल्कि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था की रूपरेखा को भी नया आकार देने में सक्षम दिखता है। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह मौजूदा टैरिफ तूफान भारत के पंखों के नीचे की हवा बन जाए तो इससे अभूतपूर्व
आर्थिक समृद्धि और वैश्विक प्रभाव और परस्पर जुड़ी दुनिया में स्थायी ताकत के भविष्य की ओर ले जाए। अब देखिए, अमेरिका पर तो बस हमारा नहीं है, लेकिन अमेरिका ने जो परिस्थितियां खड़ी कर दी उनसे हम लोग कैसे निपट सकते हैं, उन पर हमारा फोकस होना चाहिए। मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं ना कि आप लोग देखिए, जो है आपके पास, जो सामने परिस्थितियां हैं, जो स्थितियां हैं, उनमें बेहतर आप क्या रिजल्ट दे सकते हैं, उस पर फोकस करिए। अगर हम लोग परेशानियों का, प्रॉब्लम्स जो रहती है उनका रोना रोते रहे ना, तो पूरी जिंदगी रोते रह जाएंगे। आर्थिक दबाव झेलने में सक्षम भारत, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की स्वाभाविक रूप से गतिशील प्रकृति यह दर्शाती है कि भारत विकासशील वैश्विक व्यापार परिदृश्य में एक लाभार्थी के रूप में रणनीतिक रूप से स्वयं को स्थापित कर सकता है। हालांकि भारत के पास इस मामले में एक अनूठा लाभ है जो इसे सामान्य टैरिफ दबावों का सामना करने वाली कई अन्य निर्यात उन्मुख अर्थव्यवस्थाओं से अलग करता है, और इसकी मजबूत घरेलू खपत कनाडा, वियतनाम, मैक्सिको व ब्राजील जैसे देशों के विपरीत जो अपने आर्थिक स्वास्थ्य के लिए बाहरी बाजारों पर बहुत अधिक निर्भर है। भारत मुख्य रूप से घरेलू संचालित अर्थव्यवस्था का दावा करता है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 65% से अधिक आंतरिक खपत से प्रेरित है, जो बाहरी झटकों के खिलाफ पर्याप्त बफर प्रदान करता है, यानी बचाव करता है। यह अंतर्निहित ताकत एक शक्तिशाली फायरवॉल के रूप में कार्य करती है जो टैरिफ के तत्काल प्रभाव को कम करती है और भारत को रणनीतिक सुधारों को लागू करने और अपनी आर्थिक नींव को मजबूत करने के लिए अवसर प्रदान करती है। और इन टैरिफ के कारण भारत की विकास दर में अनुमानित रूप से 0.35% की कमी की आशंका जताई जा रही है। और आप देखिए, हालांकि यह नगण्य नहीं है, फिर भी इसके व्यापक आर्थिक परिदृश्य के संदर्भ में कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। और आप देखेंगे इस प्रभाव को लक्ष्य सुधारों, बेहतर संसाधन उपयोग और घरेलू मांग को बढ़ाने पर रणनीतिक ध्यान केंद्रित करके प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है। वस्तुतः आंतरिक उपभोग को प्रोत्साहित करने की सरकार की क्षमता तथा संसाधन आवंटन को अनुकूलित करने की इसकी क्षमता भारत को इन टैरिफ संबंधी प्रतिकूल परिस्थितियों से लचीलेपन के साथ निपटने की शक्ति प्रदान करती है। यह अद्वितीय बाजार संरचना जो एक मजबूत घरेलू इंजन की विशेषता है, भारत को टैरिफ को गंभीरता से लेने की शक्ति प्रदान करती है और जिससे उन्हें संभावित झटके से दीर्घकालिक आर्थिक मजबूती के उत्प्रेरक में बदल दिया जाता है। यह भारत को आवश्यक संरचनात्मक सुधार की लागू करने और अपने निर्यात बाजारों में विविधता लाने और निर्यात निर्भर अर्थव्यवस्था के तत्काल दबाव के बिना अपनी घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने की अनुमति देता है। यह रणनीतिक लचीलापन भारत को इस चुनौती से न केवल अप्रभावित बल्कि आप देखते हैं कि वैश्विक मंच पर काफी मजबूत और अधिक प्रतिस्पर्धी बनने की स्थिति में रखता है। और आप लोग बताइए, आप क्या सोचते हैं? या आप देखिए, राजनीति की बातें खूब हो रही हैं। बफ के बारे में, बस बफ कानून के बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग रखिएगा, उसके क्या फायदे होंगे, उससे जुड़ी क्या चिंताएं जताई जा रही, विपक्ष क्यों विरोध कर रहा है, सत्ता क्यों, ये सब आप लोग याद रखिएगा। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।